नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, उन मुद्दों की जो प्रगति की बात करें। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं व्यापारी विजेंद्र वाजपेयी जी। स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आईपा एक ऐसा मंच है जहाँ हम प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करते हैं, तो आप हमारी इस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके इस विचार से बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप इस तरीके के विचारों को लेकर हम व्यापारियों के बीच में आ रही हैं। एक्चुअली अभी तक लोग राजनीति के लेकर जो मुद्दे लेकर आते थे तो उसमें सिर्फ जातिवाद, दंगा, ये वो झगड़े और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आते थे, लेकिन प्रगतिशील विकास की बात को लेकर कोई नहीं आता था। तो आपका ये विचार जो जनता के बीच में और हम व्यापारियों को लेकर आए, ये आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद सर। तो सर, हम राजनीति की बात करें तो जिस तरह के तौर तरीके अभी चल रहे हैं, जिस तरीके के तरीके अपनाए जा रहे हैं या जो भी राजनीति प्रचलन में है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं या आप उससे कितना संतुष्ट है या नहीं है? इस समय मौजूदा समय पे तो मुझको लगता है दो तरीके की राजनीति चल रही है। एक राजनीति वही चल रही है जो जैसे पुराने समय से चलती चली आ रही है, और दूसरी एक राजनीति इस समय जो ट्रेंड चालू हुआ है वो बिल्कुल ही अलग है। पुरानी राजनीति जो थी, जो पुराने समय में मौजूदा पार्टियां थीं, किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, लमसम सभी का उस समय ऐसा ही एक ट्रेंड था कि गुंडे बदमाशों को आगे बढ़ाना, जातिवाद को आगे बढ़ाना और डर दबाव की राजनीति करना। और आज के समय में दूसरी राजनीति पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, जिसके कारण हम व्यापारियों के लिए काम करना बहुत आसान हो गया है। मैं चूँकि खुद व्यापारी हूँ, तो इसलिए मैं देखता हूँ, हम ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। हम देखते थे कि पहले के समय में क्या होता था कि लोग आते थे और किसी एक सत्ताधारी दल का नाम लेते थे और दबाव बनाकर उल्टा सीधा बोलते भी थे और सब करते थे। तो एक भय का माहौल रहता था हम लोगों के लिए कि दिन में कभी भी कोई आ सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब से माहौल चेंज हुआ है, तब से मुझको नहीं लगता कि ऐसी एक भी घटना हम व्यापारियों के साथ हुई। एक आध घटना शहर में कहीं कुछ हुई भी होंगी तो उस पर तुरंत कार्रवाई हुई और अपराधी पकड़े गए, जेल के पीछे गए। इसलिए मैं जो इस समय की राजनीति है वो वास्तव में विकास और भयमुक्त और शांति वाली राजनीति चल रही है। तो सर, अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें अगर, तो हर पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, तो आपको क्या लगता है कि कितनी ये पार्टियां लोकतांत्रिक आखिर में है? ये बिल्कुल सही जायज़ सवाल आपका है। सभी पार्टियां अपने को लोकतांत्रिक तो कहती हैं, लेकिन जब उन पर हम लोग नज़र डालते हैं, चूँकि थोड़ा हम लोग युवा वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, तो नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि लोकतांत्रिक तो नहीं है। मोस्टली पार्टियां परिवारवाद या एक ही जातिवाद से जुड़ी हुई हो जाती हैं। कि एक पार्टी आती तो उसमें समस्त जितने पदाधिकारी होते हैं वो सब एक जाति विशेष के हो जाते हैं, एक पार्टी में एक जाति विशेष के हो जाते हैं, या उनके परिवार के ही सभी लोग हो जाते हैं। लेकिन अब मौजूदा समय में नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो काम करता है तो उसका नाम ना लेना, वो भी हमको लगता है कि उसके साथ अन्याय होगा। इस मौजूदा समय में योगी जी और मोदी जी जैसी पार्टी लेकर आए हैं, जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, उसमें ना जातिवाद का स्थान है, ना परिवारवाद का स्थान है। तो ऐसी जो स्वच्छ छवि की राजनीति है, वही शुद्ध तरीके से लोकतांत्रिक पार्टी हो सकती है। बाकी लोग कहने को तो वो लोकतांत्रिक अपने को कहते हैं, लेकिन वो लोकतांत्रिक पार्टियां होती नहीं हैं। सर, आप व्यापारी हैं जैसा कि आपने बताया, तो कोरोना, अभी हम लोग हाल ही में कोरोना से निकले हैं, तो आपको क्या उस समय के समय में और अभी जो मौजूदा समय है, कितना अंतर है या व्यापार पे कितना उसका असर पड़ा, और सरकार की तरफ से आपको क्या मतलब हेल्प मिली या किस तरीके से आप लोग अब आगे बढ़ रहे हैं कोरोना के बाद? ये सवाल तो आपका थोड़ा सा कठिन है। उस समय चूंकि वो कठिन समय था, कोरोना काल पूरे भारत के ही नहीं पूरे विश्व के लिए कठिन समय था। उस समय हमारे जितने कर्मचारी थे, किसी भाई हमारे पास भी काम नहीं, उनको भी काम नहीं। उस समय सिर्फ हमको भी बैठ के खाना पड़ा, उनको भी बैठ के खिलाना पड़ा। ऐसा सब मैंने ही नहीं, समस्त पूरे भारत के व्यापारियों ने ऐसा किया। वो हमारे लिए कठिन समय था। उस समय थोड़ा सा सरकार से हम लोग अपेक्षा रख रहे थे कि सरकार हमारा जो बिजली का रेंटल है, कम से कम यूनिट ना ही हमारा लग रहा है तो रेंटली किराया जो है वो वही माफ़ हो जाए, वही हम व्यापारियों के लिए थोड़ा सा हितैषी हो जाता। लेकिन सरकार की भी अपनी बाधाएं हैं, वो नहीं कर सकी किसी कारणवश, तो उसके लिए मैं उसको बहुत दोष नहीं देता हूँ। लेकिन अगर ये सब चीज़ें हो सकती तो हम व्यापारियों के लिए काफ़ी हितकर होता और हमारे लिए बेहतर होता। अभी हम लोगों ने उस समय हमारे कर्मचारियों को पूरे पूरे साल भर बैठा के उन लोगों को अपने से जो भी हो सकता था किया। सरकार ने भी अपने स्तर से उनको राशन पानी की सब व्यवस्थाएं की। अगर सरकार राशन पानी न देती, मुफ्त राशन न देती, तो शायद हमारे लिए उनकी मदद करना और ज़्यादा कठिन होता। सरकार की नीतियों के कारण हम उनकी मदद करने में हमको थोड़ा आसानी हुई, इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। सर, अब जैसे अगले साल विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही समय रह गया है, तो हर बार क्या होता है कि
कोई ना कोई एक भावनात्मक मुद्दा आ जाता है, उस पर पूरा चुनाव चला जाता है। स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका दोषी कौन है? देखिए, उत्तर भारत और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश भावना प्रधान राज्य है। यहाँ भावनाओं में लोग बहुत तेज़ी से बहते हैं, और जो ये मुद्दे हैं, देखिए भावनाएं और हमारी ये संस्कृति और हमारे मुझको ऐसा लगता है कि जिस संस्कृति से हम लोग आते हैं, जिस परिवेश से आते हैं, उसमें भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। तो और राजनीति भावनाओं पे ही चलती है। एकदम से कोई ना कोई इशू आता है और भावनाओं पे वो सब कुछ हो जाता है। ऐसा पुराने से चला आ रहा है और हमको लगता है आगे भी ऐसे ही चलेगा, उसको में बदलाव बहुत मुश्किल होगा। तो बदलाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो मुद्दे होने चाहिए, बेसिकली वो प्रगति की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से कदम उठाए जाए कि अब ये सारे मुद्दे जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद से ऊपर उठ के हम विकास की बात करें? देखिए, विकास के साथ साथ ये सभी मुद्दे हम मुझको व्यक्तिगत स्तर से व्यापारी होने के और सामाजिक होने के नाते मुझको लगता है कि ये सभी मुद्दे एक साथ जरूरी हैं। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो हमको हर तरीके के विटामिन चाहिए होते हैं शरीर के विकास के लिए, वैसे ये सारे मुद्दे ही जरूरी हैं। कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके विकास की ज़रूरत है, वो अभी भी बहुत पिछड़ी हुई हैं, तो उनको आगे बढ़ाना है तो उनको भी हमको साथ लेना ही पड़ेगा। आर्थिक रूप से विपन्न लोग जो हैं उनको आगे बढ़ाना है तो हमको उनको साथ लेना ही पड़ेगा। धार्मिक रूप से हमारा भारत धर्म प्रधान देश है और हमारी संस्कृति दुनिया भर में मानी जाती है, लेकिन बीच का कुछ कालखंड ऐसा आया कि हमारी संस्कृति नष्ट हुई है। फिर से उस संस्कृति को जीवित करने का काम योगी मोदी जी ने किया है, जिसका परिणाम हमको राम मंदिर के रूप में, इलाहाबाद से के रूप में प्रयागराज हो गया, फैजाबाद से अयोध्या हो गया। वो हमारी सनातन संस्कृति को फिर से उठाने का काम, भारत के गौरव को उठाने का काम हो रहा है। तो ये सभी हमको लगता है कि एक देश की समृद्धि में सिर्फ आर्थिक समृद्धि नहीं, सांस्कृतिक समृद्धि भी जरूरी है। वो भी एक विकास का ही वो भाग मान सकते हैं। ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। सिर्फ विकास हम आर्थिक मानेंगे तो सिर्फ आर्थिक विकास पूर्ण विकास नहीं होता है। हमारा सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए, हमारा धार्मिक विकास भी होना चाहिए, हमारे यहाँ शांति भी होनी चाहिए, हमारा आर्थिक विकास भी होना चाहिए। ये सभी चीज़ें होंगी तभी विकास होगा। सर, अब आगामी चुनाव के लिए आप जो वोटर्स हैं, नए वोटर्स हैं, जो पुराने वोटर्स हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कौन से मुद्दे हैं जिनको देख के वो अपने प्रत्याशी को चुने और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें? मैं अपने लखनऊ के समस्त मतदाता भाइयों से चाहूँगा कि वो देखें, लखनऊ शांतिप्रिय शहर रहा है और आने वाले समय में जैसी परिस्थितियां दिख रही हैं, जैसा कि कुछ समय में राजनीतिक माहौल चल रहा है, उसको खास तौर से ध्यान देकर आदमी को वोट देना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि हमारे लखनऊ को शांति प्रिय बनाने के लिए कौन ज़्यादा योगदान कर सकता है, लखनऊ की शांति के लिए कौन आवश्यक है, लखनऊ के भाईचारे के लिए कौन आवश्यक है। इन सभी चीज़ों को देख के, और लखनऊ के विकास के लिए कौन आवश्यक है। लखनऊ में पहले जाम की बहुत भीषण समस्या थी, आज लखनऊ में हम कहीं भी जाते हैं तो आधे घंटे के अंदर अंदर हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। इतने फ्लाईओवर वगैरह सब बन चुके हैं। तो इन सब विकास को जो लेकर आगे चले और लखनऊ की शांति को लेकर जो आगे चले, हमको उसी के साथ जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे बिजेंद्र वाजपेयी जी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।